हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक, बिजनेस कंसल्टेंट, स्टार्टअप एंड ब्रांडिंग कोच। और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल एमबीए का लेक्चर नंबर 8। सो अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज जाके पहले लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक जरूर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग एमबीए कोर्स को आपको पूरा प्रैक्टिकली सिखाएंगे, तो मिस मत करना। हर एक बिजनेस कैसे चलता है, उसके लिए आपको क्या प्रैक्टिकल स्किल्स, क्या प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है, सब कुछ आपको इस कोर्स में से मिल जाएगा। और जो लोग प्लेसमेंट के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। और जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ हमारे साथ ज्वाइन करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, अब सबको मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप सब ये वीडियो क्यों देख रहे हो, मेरा लेक्चर सीरीज क्यों देख रहे हो? जरूर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, नहीं तो फ्यूचर में आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, नहीं तो एमबीए कंप्लीट करने के बाद आप एक मैनेजरियल अच्छे पोजीशन में पहुंचना चाहते हो। तो सबसे पहला बात, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन जो बनना चाहता है या अच्छे पोजीशन में पहुंचना चाहता है, उसके लिए जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया एक इंसान के अंदर होना चाहिए वो है इमेजिनेशन। आप कितना दूर तक सोच सकते हो, कितना दूर तक आप बिजनेस को इमेजिन कर सकते हो। मैं इस बिजनेस को इतना बड़ा लेके जाऊंगा, कैसे लेके जाऊंगा, जो सोच पाएगा वही बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। सेकेंड थिंग क्या आएगा? इनोवेशन। आपके अंदर कितना क्रिएटिविटी है। अगर सोचोगे नहीं तो क्रिएटिविटी कहां से पैदा होगा? सबके अंदर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी रहता है, बस हमको थोड़ा नरिश करना पड़ेगा उसको। और वो नरिश मैं आपको कराऊंगा। तो मेरे वीडियो को देखते देखते आपका जो सबसे पहला काम है वो है इमेजिन करना, वो भी प्रैक्टिकली। सुपरमैन बैटमैन सोच के इमेजिन मत करना, प्रैक्टिकली इमेजिन करना। जो जितना अच्छा इमेजिन करेगा वही उतना बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो टॉपिक है वो है बाइंग द मटेरियल्स। कोई भी बिजनेस में आप मटेरियल्स को क्यों बाई करोगे, सोचो। 2 मिनट टाइम देता हो, वीडियो को पॉज करो, सोचो एंड नीचे कमेंट में पॉइंट को नोट डाउन करो। कोई भी बिजनेस में मटेरियल्स क्यों खरीदना जरूरी है? बाइंग द मटेरियल। सो गाइस, आई होप कि आप सबने सोच लिया होगा प्रैक्टिकली कि कोई भी बिजनेस में मटेरियल्स खरीदना क्यों जरूरी होता है। सबने कमेंट में नोट डाउन कर लिया होगा। अभी मेरे साथ प्रैक्टिकली सोचो कि आज आप एक आइसक्रीम का दुकान खोल रहे हो। आज आप एक आइसक्रीम का दुकान खोल रहे हो एंड आपका बनाया हुआ आइसक्रीम कस्टमर को बहुत पसंद आ रहा है। तो वो आइसक्रीम बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स तो लगेगा ना। तो वो मटेरियल्स क्या आसमान से गिरेगा? नहीं। कहां से लाना पड़ेगा? कहीं से खरीद के लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए कोई भी बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो है मटेरियल्स को खरीदना, फिर भी तो आप बनाओगे ना। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम। सोचो, आइसक्रीम को बनाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल्स चाहिए? सबसे पहले दूध चाहिए, क्रीम चाहिए, फ्लेवर चाहिए, उसके बाद चीनी चाहिए। उसके बाद अगर आप कप पे दोगे तो उस कप का पैकेजिंग कहां से लोगे? उधर से पैकेजिंग लेके आना पड़ेगा। समझ में आया? उसके बाद आइसक्रीम के लिए चम्मच चाहिए। ऐसे बहुत सारा चीज चाहिए। समझ में आया? तो ये मटेरियल्स आपको खरीदना पड़ेगा ना, आप बिजनेस चला रहे हो। समझ में आ गया? तो चलिए और थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो आप खाना खा रहे हो, बहुत ही टेस्टी खाना है, तो उसके लिए भी इंग्रेडिएंट लगेगा। आप बटर चिकन खा रहे हो तो चिकन कहीं से खरीदना पड़ेगा, तो मटेरियल है। बटर कहीं से खरीदना पड़ेगा, तो मटेरियल है। आप बैठ के मूवी देख रहे हो सिनेमा हॉल में। कहाँ पे बैठ के देख रहे हो? सिनेमा हॉल में। तो कंफर्टेबल सीट होना जरूरी है, तो सीट कहीं से खरीदना पड़ेगा। उसका लेदर कहीं से खरीदना पड़ेगा, स्पॉन्ज कहीं से खरीदना पड़ेगा ताकि आपको आराम लगे। सिनेमा हॉल के अंदर अगर एसी लगा हुआ है तो वो एसी कहीं से खरीदना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज, जो मूवी चल रहा है वो मूवी के लिए जो स्क्रीन है वो भी कहीं से खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मसाज लेने गए हो, ठीक है, मसाज लेने। तो मसाज के लिए आपको मसाज कब आपको बढ़िया लगेगा? अगर आपके चारों तरफ बहुत सुंदर खुशबू होगा। फील करो, मैं जो बोल रहा हूं फील करो, इमेजिन करो, तब भी
आप लोगों का इमेजिनेशन स्किल बढ़ेगा। अब मसाज लेने गए हो तो क्या आपको ऐसे कोई भी ऑयल से, कोई भी सोरसे का तेल से आपको मसाज कर रहा है, आपको मजा आएगा? आप सोच के बोलो, सोरसे का तेल से आपको मसाज कर रहा है, मजा आएगा? नहीं। अगर आपको कोई सुंदर सा खुशबू वाला तेल लगा है आपके बॉडी में तो आपको क्या मजा आ जाएगा? तो ये अच्छा खुशबू वाला तेल भी तो कहीं से खरीदना पड़ेगा ना। सिंपल, समझ में आ गया? इसीलिए मटेरियल्स खरीदना जरूरी है। अब एज ए कंपनी सोचो, आप अगर कोई भी चीज के लिए मटेरियल्स खरीद रहे हो तो इसको ऐसे सोचो कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप आपके प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हो, आपके सर्विस को बेटर कर सकते हो एंड कस्टमर को खुश कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे पैसा कहां से आएगा? कस्टमर से आएगा। कस्टमर को हैप्पी रखना जरूरी है क्योंकि कस्टमर क्या है? किंग है। और जो बिजनेसमैन है वो क्या है? उसका सर्वेंट है। ऐसे सोचना, कस्टमर खुश रहेगा, कस्टमर आपको पैसा देगा, जो आपको पैसा देगा वही आपके लिए राजा है क्योंकि उसके वजह से आपका पूरा टीम चलेगा, आप आपके एम्प्लॉय को सैलरी दे पाओगे। सो ऑलवेज रिमेंबर एज ए कंपनी, जब आप कोई भी मटेरियल परचेस करते हो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि इससे आप कैसे इंप्रूव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिनेमा हॉल चलाते हो, आप क्या खरीद रहे हो? एक प्रोजेक्टर खरीद रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या देखोगे? बहुत ही अच्छा प्रोजेक्टर हो ताकि जो लोग मूवी देखने आए उन लोगों को अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिले जो बाकी लोग नहीं दे सकता है। आप अगर सीट खरीद रहे हो तो ये सोच के खरीदोगे, ये अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे कि मैं ऐसा सीट दूं, इतना कंफर्ट दे दूं कि मेरा जो कस्टमर है वो अगली बार भी मूवी देखने मेरे हॉल में ही आए। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मसाज पार्लर में जा रहे हैं मसाज लेने, तो आपका बिजनेस है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इतना सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, इतना अच्छा फ्रेग्रेंस वाला ऑयल देना पड़ेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो मटेरियल्स है कोई भी कंपनी में कौन खरीदता है, कौन सा डिवीजन खरीदता है? जो छोटा कंपनी होता है उसमें तो ओनर खरीद लेता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है तो जो ऑपरेशन का टीम है वही सब देखता है। जनरली जो मटेरियल्स खरीदना, उसके बाद जो सप्लाई वगैरह सब ऑपरेशन मैनेजमेंट ही देखता है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट के बारे में जानना है तो जो मटेरियल को बाई करना, उसके बाद इन्वेंटरी को मैनेज करना, ये सब देखा जाता है भाई प्रोक्योरमेंट टीम या मटेरियल मैनेजमेंट टीम। इन लोगों का काम होता है कि सप्लायर ढूंढना किससे ये लोग सबसे सस्ते में अच्छा मटेरियल्स ले सकता है बल्क में अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहला काम क्या रहता है? सप्लायर को ढूंढना। प्रैक्टिकली सोचो, आप आइसक्रीम बनाते हो, छोटा बिजनेस है, तो सबसे पहले क्या देखना है? आप दूध कहां से लाओगे, सस्ते में अच्छा दूध कौन देगा। हर रोज जाके एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान तो चेंज नहीं करोगे ना दूध, तो बार बार टेस्ट चेंज हो जाएगा तो आपका आइसक्रीम में कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा। तो आपको एक अच्छा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला बात सप्लायर ढूंढना हो गया, मटेरियल लेना हो गया। अब आपको क्या देखना है? आपका जो इन्वेंटरी है, जब आपका मटेरियल आ गया तो ये क्या हो गया? आपका इन्वेंटरी बन गया। ये कहां पे स्टोर हो रहा है? आपका इन्वेंटरी आप सही से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, नॉर्मल मिल्क लेके आए हो, इन्वेंटरी को स्टोर कर दिए हो, अब मिल्क यूज नहीं हो रहा है, ज्यादा आप खरीद लिए हो, तो आपका पैसा बर्बादी। तो ये सब चीज को मैनेज करने का काम होता है प्रोक्योरमेंट एंड मटेरियल मैनेजमेंट टीम का, कि सही से मटेरियल लाए, कोई भी मटेरियल ओएस ना हो, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लाए। अगर मान लो जल्दी मटेरियल खत्म हो गया तो 2 दिन 3 दिन सप्लायर के लिए वेट नहीं करना पड़े क्योंकि कंपनी का लॉस है। कोई भी बड़ा कंपनी सोचो, फॉर एग्जाम्पल अमूल, अमूल आइसक्रीम बना रहा है, नहीं तो अमूल बटर बना रहा है, ठीक है। तो अमूल का जो प्रोक्योरमेंट टीम है उसको मतलब 6 महीना सोच के चलना पड़ता है कि मेरे पास मटेरियल रहना चाहिए। अगर मान लो मटेरियल खत्म हो गया तो डेली के हिसाब से मटेरियल नहीं है, मार्केट में डिमांड है, तो डेली के हिसाब से अमूल का करोड़ों का लॉस होगा, करोड़ों का लॉस होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रोक्योरमेंट टीम को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि मटेरियल सही से है या नहीं है, मैं सही से इन्वेंटरी मैनेज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा तो बच नहीं रहा है ना, खराब तो नहीं हो रहा है ना। खराब होगा तो आपका लॉस। समझ में आया? जैसे मैंने अभी बोला, ये जो प्रोक्योरमेंट टीम है ना,
इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे मैंने बोला अभी अमूल का एग्जांपल दिया, गैप एक दिन दो दिन का हो गया तो अमूल का करोड़ों का लॉस। अगर सही से रहेगा तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगा। अब दूसरा चीज, अमूल को क्या लगता है आपको, अमूल जिस सप्लायर से दूध लेता है या जो भी लेता है, ठीक है, तो उन लोगों के साथ क्या लगता है, अमूल क्या डेली अपना सप्लायर चेंज करता है? नहीं, क्योंकि अमूल को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए अमूल क्या करता है, नहीं तो कोई भी बड़ा कंपनी क्या करता है, अपने सप्लायर के साथ पार्टनरशिप बना लेता है तो इससे ही लेता है, चेंज नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैडबेरी का पैकेजिंग कौन देखता है? कैडबेरी का लिकेबल्स, कैडबेरी का चोको पाउडर का पैकेजिंग देखता है मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड। सो कैडबेरी क्या चेंज कर देगा अचानक पैकेजिंग? नहीं। अगर स्टैंडर्ड खराब हो गया, अगर किसी और से पैकेजिंग करना शुरू कर दिया, अगर उसके वजह से उसका चॉकलेट खराब हो गया तो कौन देखेगा? करोड़ों का नुकसान कौन उठाएगा? इसीलिए कैडबेरी क्या किया, मोल्टेक पैकेजिंग जो सप्लायर है उसके साथ पैक बना लिया, पार्टनरशिप कर लिया कि आप मेरे लिए इतना चीज बना के दोगे। क्लियर? और इन लोगों की वजह से एक अच्छा सप्लाई चेन भी रन हो सकता है, क्योंकि क्या कर रहा है, सप्लायर से सामान ले रहा है, उसके थ्रू बना रहा है, फिर मार्केट में भेज रहा है। और ये पूरा चीज कौन देखता है? पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट टीम या सप्लाई चेन मैनेजमेंट का टीम इस चीज को देखता है। सो गाइस, इस चीज को और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको सेल फोन का एग्जांपल देता हूं। आप सब सेल फोन यूज करते हो, तो सेल फोन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, जिसके वजह से एक सेल फोन चलता है? नहीं तो नहीं चलेगा, कितना भी अच्छा सेल फोन हो जाए, वो है बैटरी। सोचो, आईफोन का सेल फोन खरीद रहे हो, बैटरी वीक है, 15 मिनट 20 मिनट के बाद चार्ज करना पड़ रहा है, खरीदोगे सेल फोन? नहीं खरीदोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? बैटरी बैकअप। एक बार चार्ज करूं 2 से 3 दिन चलना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट चीज है बैटरी। तो कंज्यूमर की तरफ से सोचो, अगर तुम सब क्या हो, कंज्यूमर हो, मैं भी कंज्यूमर हूं। जब मैं सेलफोन खरीदने जाता हूं, मैं तो बनाता नहीं हूं सेलफोन, तो तुम लोग सोचो, जब आप सेलफोन खरीदने जाते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? वैल्यू, ताकि आप वो मोबाइल फोन खरीदने के बाद आपको बहुत अच्छा वैल्यू मिले, बहुत अच्छा वैल्यू मिले। तो जब आप सेल फोन को खरीदोगे, प्रैक्टिकली सोचो, कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, दोस्त ने बोला एमआई का ये मॉडल ले लिए। सोचो, अगर आप सेल फोन खरीदोगे अपने दिमाग से, तो सबसे पहले क्या चीज देखोगे? कैमरा वगैरह मत बोलना, कैमरा वगैरह सब चीज सेकेंडरी है। सबसे पहला है सेल फोन ऑन तो होना चाहिए, 10 मिनट के बाद सेल फोन बंद तो नहीं हो जाना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेल फोन का बैटरी। तो आप ऐसे कंज्यूमर क्या चाहोगे? सेल फोन का बैटरी कैसे हो? बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, बट रिजनेबल प्राइस में। मैं ज्यादा भी प्राइस नहीं दूंगा, बट बैटरी अच्छा होना चाहिए। बैटरी दूसरा चीज है, सेफ होना चाहिए, बास्ट ना कर जाए, ठीक है? लेके जा रहा हूं, हाथ में बस्ट हो गया, पॉकेट में बस्ट हो गया, मैं तो मर जाऊंगा। तो सबसे पहला क्या है? लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलना चाहिए कम दाम में। दूसरा चीज क्या है? सेफ होना चाहिए, बस्ट ना करे, ठीक है, बस्ट ना करे। तीसरा चीज है बैटरी लो वेट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, ताकि पॉकेट में ज्यादा हेवी ना लगे, हाथ में ज्यादा हेवी ना लगे, और ज्यादा हीट ना मारे। कुछ कुछ फोन में आप लोग देखे हो कि फोन गर्म हो जाता है, किसके वजह से होता है? बैटरी के वजह से ना। तो आप क्या चाहोगे? फोन ज्यादा हीट ना मारे। Amazon में जाके रिव्यूज देखो, बहुत फोन में मिल जाएगा बहुत गर्म हो जाता है। तो आप क्या चाहोगे? फोन हीट ना मारे। समझ में आ गया? आप लोग एज ए कंज्यूमर पर्सपेक्टिव क्या देखोगे? अभी तक आपको क्या पता चला? कोई भी फोन का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? बैटरी, जिसके वजह से एक फोन चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मानो कि आप बहुत ही अच्छा बैटरी दे रहे हो आपके फोन में, आपके फोन का फीचर्स भी अच्छा है, आप बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस में मार्केट में ऑफर कर रहे हो, तो लोग क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। वाओ, बैटरी बैकअप इतना अच्छा है, एंड्रॉयड इतना अच्छा है, इतना अच्छा फीचर है, तो चलो इसको खरीदते। जब लोग इसको खरीदना शुरू करेगा, जब लोग इसको पसंद करेगा, तो कंपनी का क्या होगा? सेल इंक्रीज होगा।
अगर सेल इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। मैं प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, सो कस्टमर भी खुश, अच्छा प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एमआई बेचता है, एमआई क्या करता है, रिजनेबल प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट बेचता है। बहुत लोग बोलता है ज्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी मैं देखा हूं एमआई के फोन 2 से 3 साल के ऊपर चले जाता है और प्राइस रिजनेबल है, कैमरा क्वालिटी से लेकर सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो इससे कस्टमर भी खुश, कंपनी का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, इन कंपनीज पर्सपेक्टिव रेवेन्यू इंक्रीज होना मतलब ये नहीं होता है कि आपकी प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। हमेशा याद रखना कि रेवेन्यू अकेले आपके कंपनी के लिए प्रॉफिट नहीं लाता है। बिक रहा है मतलब प्रॉफिट आ रहा है, ऐसे नहीं सोचना है। पहला रूल दिमाग में घुसा, प्रैक्टिकली सोचो क्यों। ठीक है, दूसरा चीज आपको ऐसे कंपनी के तरफ से सोचना पड़ेगा कि अभी आपको प्रॉफिट कैसे कमाना है। नाउ ऐसे आपने तो मार्केट में लॉन्च कर दिया, लोगों को पसंद आ गया, बट अकेला रेवेन्यू तो प्रॉफिट नहीं लाएगा ना। तो एज ए कंपनी नाउ आपको सोचना पड़ेगा कि प्रॉफिट कहां से आएगा। ठीक है, तो चलिए, सो गाइस अभी तक आपने क्या सीखा है। कोई भी सामान, कोई भी मोबाइल फोन बिक रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो। रेवेन्यू अकेला डिसाइड नहीं करता है प्रॉफिट को। तो एज ए कंपनी अब आपके लिए क्या जरूरत है कि प्रॉफिट कहां से कमाओ, प्रॉफिट कहां से कमाओ। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोलो मेरे साथ, कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा, सबसे पहले अभी काम आता है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। बहुत लोग बोलता है ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हो। सोचो अभी और जानो। अभी आता है कंपनी अपने कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करेगा। मार्केट में बिक रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से तो मार्केट में प्राइस सेट करेगा ना। प्रैक्टिकली सोचो, एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूं आइसक्रीम का बिजनेस का। प्रैक्टिकली सोचो, आप मालिक हो, दूध वगैरह सब कुछ मिलाओगे, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे, पैकेजिंग का कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे, उसके बाद ना अपने सेलिंग प्राइस को फिक्स करोगे ताकि आपको प्रॉफिट आए। अगर आपको कोई दूध दूध को 2 रुपए कम में दे रहा है, सेम क्वालिटी, क्या करोगे, 2 रुपए कम से लोगे ना, ताकि थोड़ा प्रॉफिट और जनरेट कर पाओ। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, सोच के देखो। सो जब आप बैटरीज भी खरीद रहे हो, अच्छा बैटरीज खरीद रहे हो, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको अच्छे क्वालिटी का बैटरी कहां पे थोड़ा सस्ते में मिल रहा है। क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो बुम, आपका कंपनी का इमेज एक दिन में सीधा नीचे। जो बिक रहा था लोग आपके दुकान के सामने आकर फेंक के जाएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर से हम लोग अभी मोबाइल के बैटरी के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, टोटल परचेजिंग कॉस्ट क्या है इस बैटरीज को खरीदने के लिए। टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट में नहीं बोल रहा, टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है बैटरी को खरीदने के लिए। फिर आपको क्या जानना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग द बैटरी। देखो बिजनेस इतना आसान नहीं है, हर एक चीज को आपको सोचना पड़ेगा। बैटरी खरीद लिए, कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना, उस जगह पे रखने का भी तो एक कॉस्ट है ना, उस जगह पे मेंटेनेंस का भी तो एक कॉस्ट है ना। उसके बाद जो बैटरी आप ला रहे हो, लाते लाते अगर कुछ डैमेज हो गया फिट करते वक्त, उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। एक बैटरी डैमेज हो गया, 2 बैटरी डैमेज हो गए, उसको भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो आप नेगोशिएट कर रहे हो, ठीक है, एक प्राइस बोला, आप नेगोशिएट कर रहे हो, कम कर रहे हो, मे बी उसको, उससे आप बात करके नेगोशिएट कर रहे हो, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जितना भी कॉस्ट है, जितना भी कॉस्ट है, ये सबको हम लोग एक साथ बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आता है। कोई जाके बैटरी ला रहा है, पेट्रोल कॉस्ट कौन देगा, ड्राइवर का कॉस्ट कौन देगा, हेल्पर का कॉस्ट कौन देगा, गाड़ी का मेंटेनेंस का कॉस्ट कौन देगा, रोड पे अगर चालान लग गया उसका कॉस्ट कौन देगा, बैटरी अगर 2-3 डैमेज हो गए जो मैंने पहले ही बोला उसका कॉस्ट कौन देगा। ठीक है,
सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। आपने 10,000 बैटरी लाए, 2 फीट के वक्त खराब हो गया, वो भी कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा। सब कुछ को कैलकुलेशन करने के बाद आपको प्रॉफिट के लिए सोचना पड़ेगा। सब कुछ को कैलकुलेट करने के बाद, ये चीज मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आप आइसक्रीम का बिजनेस खोल रहे हो ना, ये सब को भी ध्यान रखना, जाना आना। अरे मेरा बाइक है, जाता हूं पेट्रोल से, आता हूं, पेट्रोल का भी प्राइस है, और पेट्रोल कहां से निकालोगे? खुद के जेब से दोगे तो कमाओगे क्या? ये सब ऐसे बिजनेसमैन आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर कोई कंपनी में जाके ऐसे ब्लंडर करोगे ना, 2 दिन में कंपनी आपको निकाल के फेंक देगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे कंपनी, अगर आपको कॉस्ट को कम करना है तो आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कंपनी का बैकएंड है उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसको आप बोल सकते हो इन्वेंटरी कॉस्ट भी। जो इन्वेंटरी आप खरीद रहे हो, उसके बाद उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, कितना दिन स्टोर हाउस में रखोगे, उसके लिए जो खर्चा है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आपको जब ऑर्डर करना पड़े, चीज को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अभी तक आई होप मैं आपको थोड़ा एक ग्लिम्स दे दिया ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर। इसके ऊपर मैं एक पूरा चैप्टर लेके आऊंगा आपको सिखाने के लिए कि ऑपरेशन मैनेजमेंट कैसे होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा। उसके लिए एक अलग चैप्टर है। इधर मैं आपको थोड़ा सा ग्लांस दिखा रहा हूं। एट लास्ट बैटरी का एग्जाम्पल में आते हैं। जब आप बैटरी को लास्ट परचेस करेंगे, उसके लिए जो फाइनल पार्टी इन्वॉल्व होगा उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। कौन है ये फाइनल पार्टी, कौन है? हमारा फाइनल पार्टी फॉर परचेसिंग द बैटरी कौन है? द सप्लायर्स, जिससे हम लोग बैटरी खरीदेंगे। पूरा बैटरी का क्वालिटी एंड कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सप्लायर के ऊपर। ये चीज याद रखना, कोई भी मोबाइल कंपनी ना बैठ के सब कुछ नहीं बनाता है। किसी से वो बैटरी लेता है, किसी से वो अलग अलग चिप लेता है, सब मिलके कोई एक अलग अलग बंदा असेंबल करता है। बैटरी का कॉस्ट, बैटरी का क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे फाइनल पार्टी के ऊपर, जो है हमारा सप्लायर। यही सप्लायर को चूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपके कंपनीज का एक चंक्स ऑफ प्रॉफिट। एक प्रॉफिट का पोर्शन इस सप्लायर के ऊपर आपका डिपेंड करता है। अगर आप कंपनी में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहते हो तो सबसे पहले क्वालिटी हो गया, बैटरी कॉस्ट हो गया, ये दो को मैं साइड में रखता हूं। तीसरा चीज है, अगर सप्लायर अच्छा है और आपका स्टॉक बहुत जल्दी फिल करता है, सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, सप्लायर अच्छा है, आपका स्टॉक जल्दी जल्दी फिल कर रहा है, तो आपको ज्यादा इन्वेंटरी स्टोर करना जरूरी नहीं है। ज्यादा इन्वेंटरी स्टोर करोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा, कम करोगे तो डिक्रीज होगा। प्रैक्टिकली सोचो, आइसक्रीम का दुकान है, सप्लायर डेली सुबह आपको दूध देके जाता है, आपको फ्रीज में स्टोर करने की क्या जरूरत है? आपका इलेक्ट्रिक बिल बच रहा है। ऐसे सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। तो ये सप्लायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका इन्वेंटरी लेवल ज्यादा मेंटेन करना आपका जरूरी नहीं पड़ता है। अगर आपका थोड़ा कम होता है तो उसी वक्त ये सप्लायर आके आपको पूरा फिल कर देगा, जिससे आप आपके बहुत सारा कॉस्ट को बचा सकते हो। अगर आप गलती से गलत सप्लायर चूज कर लिए तो क्या दिक्कत आएगा? पहले बैटरी के क्वालिटी में दिक्कत आ सकता है। दूसरा चीज, आपको बहुत ज्यादा इन्वेंटरी पहले से खरीद कर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्लायर स्लो है। अगर बाई चांस आपको जरूरत पड़े तो उसी वक्त नहीं दे पाएगा, तो आपका दिक्कत है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर अमूल का सप्लायर अच्छा नहीं है, 2 दिन अमूल रुक गया, तो अमूल का लाखों का नुकसान है। सिमिलरली कोई भी मोबाइल कंपनी है, बैटरी के लिए 2 दिन वेट करा दिया, तो क्या होगा? कितना सारा, आप एक दुकान का सोच के नहीं बोल सकते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया का सेल में दिक्कत हो जाएगा, बहुत करोड़ों का लॉस हो जाएगा। सबसे पहला दिक्कत क्या है कि आपको पहले से बहुत इन्वेंटरीज खरीद के रखना पड़ेगा। दूसरा चीज है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है, बहुत सारा बैटरीज खरीद लिए, बट टेक्नोलॉजी के साथ आपको कंपीट करने के लिए वो पूरा बैटरी को आपको चेंज करना पड़े,
तो जो बैटरीज आपके स्टोर हाउस में पड़ा हुआ है वो पूरा वेस्ट है, पूरा लॉस है, क्योंकि आपने पहले से ही बहुत सारा चीज खरीद के रखे थे। तीसरा चीज, एक जगह पे रखने के बाद आफ्टर मेंटेनेंस के बाद भी वो बैटरी डैमेज हो सकता है। सप्लायर को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास डैमेज हुआ है। अगर सप्लायर के पास डैमेज होता तो कोई दिक्कत नहीं, सप्लायर आपको नया बना के दे देगा। बट अगर आपके गोडाउन में आके डैमेज हुआ तो आपका दिक्कत है, वो भी पैसा आपके जेब से ही जाएगा। सिंपल सा बात है। सो ये सब बहुत सारा दिक्कत आता है इन केस ऑफ सप्लायर्स। तो कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस हो जाए, आप टेलीफोन बिजनेस में जाते हो, सेलफोन बिजनेस में जाते हो, या बेकरी बिजनेस में जाते हो, या आप स्वीट बिजनेस में जाते हो, आइसक्रीम बिजनेस में जाते हो, फूड बिजनेस में जाते हो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सप्लायर्स। या मोमो के बिजनेस में जाते हो, चिकन सड़ा हुआ दे दिया तो कौन देखेगा? चिकन सड़ा हुआ दे दिया, किसी का पेट खराब हो गया, आपके कंपनी के ऊपर पुलिस केस करेगा तो अलग, और कोई खाएगा? ब्रांड बढ़ाने में टाइम लगता है, एक ब्रांड को तैयार करने में सालों साल लग जाता है, गिरने में 2 सेकंड नहीं लगता है। यही चीज है, ठीक है? तो ये सब चीज आपको बिजनेस के लिए ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले के जमाने में जो कंपनीज होता था, मैक्सिमम क्या करता था, कोई एक परमानेंट सप्लायर्स लेके घूमता नहीं था। 2 दिन के बाद बस सप्लायर चेंज करता था, क्योंकि कंपनीज का भी बहुत सारा नखरे थे, सप्लायर्स का भी नखरा था, सबको पैसों लेके पड़ा था, क्वालिटी में इशू होता था। कोई एक अच्छा सप्लायर को चेंज करके दूसरे के पास गया तो उसका क्वालिटी इशू होता था। खाने से लेके कोई भी इंडस्ट्री में देख लो, पहले के जमाने में एक सप्लायर्स का बहुत गंदा इशू था, इसीलिए क्वालिटी में दिक्कत होता था, ये सब में इशू आता रहता था। पर आज के जनरेशन में, आज के मॉडर्न बिजनेस में सप्लायर्स को माना जाता है बिजनेस पार्टनर। अगर आप कोई सप्लायर के साथ डील करोगे, उसके साथ ऐसे डील करो कि वो आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए। जैसे आप अगर आइसक्रीम बनाते हो तो कोई दूध वाले के साथ इतना अच्छा डील करो कि वो आपको डेली प्योर दूध दे, क्योंकि अगर आपका आइसक्रीम ज्यादा बिकेगा, उसका दूध भी ऑटोमेटिकली ज्यादा बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोबाइल फोन ज्यादा बिकेगा तो उसका बैटरी भी ज्यादा बिकेगा, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया? एंड अगर आप कोई मोबाइल के बिजनेस में जा रहे हैं या कोई टेक्नोलॉजिकल बिजनेस में जा रहे हो तो सप्लायर्स को लेके बिजनेस प्लान बनाओ, ताकि सप्लायर्स भी इनोवेटिव बन सके, क्योंकि आपके साथ सप्लायर का भी कनेक्शन है। अगर आप अच्छा पैकेजिंग बनाना चाहते हो तो जो आपका पैकेज सप्लाई कर रहा है उसके साथ डील करो, अपने आइडिया उसको बताओ, ताकि वो और इनोवेटिव होके आपके लिए और एक अच्छा पैकेजिंग लेके आए। क्योंकि आज के जनरेशन में आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। आज के जनरेशन में, आज के दुनिया में जहां पे चारों तरफ रेड ओशन मार्केट है, आप कैसे लोगों से अलग बनोगे? आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा अगर मार्केट में आपको स्टैंड होना है। एंड आपको आपके सप्लायर के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना है मैं राजा हूं, मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं करोड़ों का कंपनी और सप्लायर चिंदी चोरो क्या है, ऐसे सोचना ही नहीं है। क्योंकि उसके वजह से ही आपका बिजनेस चल रहा है, ये आपको सोचना है। और अगर कोई बिजनेसमैन ये वीडियो देख रहा है तो अभी बैठ के सोचो कौन कौन बंदा आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड है, उसके साथ अपना बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करो। अगर वो अच्छा काम करेगा तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। सिमिलरली अगर आपका बिजनेस बढ़ेगा तो उसका भी सेल इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा। हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपके कंपनी कोई भी चीज बाई कर रहा है, पैकेजिंग का सामान हो गया या सेलफोन बैटरीज हो गया, टोमेटोज हो गया या थिएटर सीट हो गया या मसाज वॉल हो गया, आपको हमेशा किस किस को कंसिडर करना है, गिनो। सबसे पहला कस्टमर, जिसके बिना आपके पास पैसा नहीं आएगा। दूसरा चीज सप्लायर, जिससे आप मटेरियल्स लोगे। एंड तीसरा चीज आपके खुद के कंपनी, कितना पैसा बचा सकते हो अपने कंपनी के लिए, तब भी तो प्रॉफिट आएगा ना। ये 3 चीज आपके दिमाग में घुसा लेना है। CSC, CSC, कस्टमर, सप्लायर, कंपनी। CSC किसको ध्यान रखना है? कस्टमर, सप्लायर, कंपनी, CSC। सो गाइज, आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो आप सबके लिए एक टास्क है, जो लोग बिजनेस चलाते हो और जो लोग बिजनेस खोलना चाहते हो एंड जो लोग फ्यूचर मैनेजर बनना चाहते हो या कोई ऊपर पोजीशन में जाना चाहते हो,
सोच लो, कोई भी एक कंपनी के बारे में आप सोचो, एंड सोचो उस कंपनी का आप इस पोजीशन में हो, एक अच्छे पोजीशन में हो जहां पे आप डिसीजन ले सकते हो। सोचो, एंड ये 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछो। आर द कस्टमर्स हैप्पी विद द मटेरियल्स दे बाई और यूज? आप पेप्सी के मालिक हो, पूछो सोचो। आप कोको कोला के मालिक हो, पूछो सोचो। आप एमआई के मालिक हो, आप एप्पल के मालिक हो, सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू वी कंसीडर आवर सप्लायर्स अ पार्टनर? सोचो, आवर सप्लायर्स इन्वॉल्व इन हेल्पिंग अस डेवलपिंग बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? एंड थर्ड क्वेश्चन, एंड डू वी कंसीडर द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंटरीज और जस्ट द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग? ये 2 चीज अभी अगर आप लोगों का बिजनेस नहीं है तो सोच नहीं सकते, बट पहला वाला आप लोग सोच सकते हो। तो पहला वाला आप लोग सोचो, एंड जो लोग सोचेगा कमेंट करके बोलो मैंने इस कंपनी के बारे में सोचा हूं और ये दिक्कत मेरे को लगा है। मेरे को सच में देख के बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्लीज आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो। इतना दिन के बाद वीडियो आया, आई एम रियली सॉरी, बट ट्रस्ट मी, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं अभी से डेली वीडियो आएगा। तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो। तो चलिए गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय।